आप में से शायद कुछ लोगों को पता हो कि सिंगापुर 1960s में इतना गरीब था कि वहाँ पर लोगों के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। 90s में एक ऐसी कंट्री थी जिसकी हालत 1960s के सिंगापुर से बहुत ज़्यादा बदतर थी। वहाँ पर ना खाना था ना पानी था और इतना वायलेंस था कि 1994 में सिर्फ 100 दिन के अंदर 8 लाख लोगों की जान ली गई। 1994 में इस कंट्री की लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी 14 साल। इस कंट्री का इतना बुरा हाल था कि इसे दुनिया का वन ऑफ द वर्स्ट कंट्रीज में काउंट किया जाता था। लेकिन साल 2000 से लेकर आज तक यानी सिर्फ 25 साल के अंदर इस मुल्क ने जो ट्रांसफॉर्मेशन की है वो एब्सोल्युटली रिमार्केबल है। आज के दिन इस कंट्री को अफ्रीका के वन ऑफ द क्लीनेस्ट एंड सेफेस्ट कंट्रीज में काउंट किया जाता है और इस कंट्री का नाम है रुवांडा। और चलिए आज के इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि रुवांडा ने ऐसा क्या किया कि सिर्फ 20 सालों में इसने इतनी तरक्की कर ली। चलिए समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ तो रुवांडा बेल्जियम के अंडर था और ये जो हालत रुवांडा की साल 2000 से पहले थी वो बेल्जियम की वजह से ही थी। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो रुवांडा में मेनली 2 एथनिक ग्रुप्स थे, तुत्सी और हुतू। हुतू मेजॉरिटी में थे लेकिन बेल्जियन गवर्नमेंट ने तुत्सीज को हुतूज से ज़्यादा फेवर किया, जैसे उन्हें अच्छे जॉब्स, एजुकेशन और गवर्नमेंट में थोड़ी बहुत पावर दी गई, जिसकी वजह से तुत्सीज को ऊपर माना जाता था और हुतूज को वैसे ही बिना खाने और पीने के रखा गया। और ऊपर से बेल्जियन गवर्नमेंट ने एथनिक आईडी कार्ड्स लॉन्च किए जो हुतूज और तुत्सीज को सेपरेट करते थे। मतलब उनके आईडी कार्ड पर लिखा होता था कि ये हुतू है और ये तुत्सी है, जिसकी वजह से हुतूज को इतने अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलते थे। लेकिन जब साल 1962 में बेल्जियम ने रुवांडा को छोड़ने का फैसला किया तो रुवांडा को इंडिपेंडेंस मिली और हुतूज को एक मौका दिखाई दिया कि वो मेजॉरिटी में है और इसीलिए उन्हें कंट्री का कंट्रोल लेना चाहिए। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ, हुतूज को रुवांडा का कंट्रोल मिल गया और अब तुत्सीज पर जुल्म किए गए। लेकिन इस सब में एक टर्निंग पॉइंट आता है 6 अप्रैल साल 1994 को, जब रुवांडा के प्रेसिडेंट के प्लेन को शॉट किया जाता है और उनकी डेथ हो जाती है। अभी मसला ये था कि ये प्रेसिडेंट एक हुतू थे और इसी वजह से कंट्री के बाकी हुतूज को लगा कि ये तुत्सीज का किया धरा है और फिर शुरू होता है एक एब्सोल्यूट मैसेकर। सिर्फ 100 दिनों के अंदर अंदर 8 लाख तुत्सीज की जान ली गई। बच्चे, बूढ़े, लूले, लंगड़े किसी को भी नहीं छोड़ा गया। 20 लाख से ज्यादा तुत्सीज को मुल्क छोड़कर भागना पड़ा और वो पास के कंट्रीज जैसे युगांडा, बुरुंडी और कोंगो में जाकर रेफ्यूजीज बन गए। ना कोई कोर्ट था, ना पुलिस थी, ना डॉक्टर्स थे और ना ही कोई टीचर्स बचे थे। कंट्री बिना गवर्नमेंट के रह गई थी, ना बिजली थी, ना खाना था और ना ही पानी बचा था। लेकिन इस जेनोसाइड के बाद एक रेबेल ग्रुप नेम्ड रवांडन पैट्रियोटिक फ्रंट ने मुल्क का कंट्रोल ले लिया। इसके बाद एक हुतू नेम्ड पेस्टियोर बिजिमुंगू को प्रेसिडेंट बनाया जाता है और एक तुत्सी नेम्ड पॉल कैगेम को वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाता है, ये दिखाने के लिए कि मुल्क सिर्फ एक ग्रुप के कंट्रोल में नहीं है। और इसके बाद एक बहुत ही रिमार्केबल मूव में रवांडन गवर्नमेंट ने एथनिक लेबल्स पर बैन लगा दिया। मतलब ये कि अब कोई भी खुद को हुतू या तुत्सी नहीं कह सकता था। इस बैन से गवर्नमेंट चाहती थी कि लोग एक दूसरे को सेम समझने की कोशिश करें। लेकिन इसके बाद रवांडा के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के दरमियान टेंशन्स बढ़ने लगती हैं और मार्च साल 2000 में प्रेसिडेंट पेस्टियोर बिजिमुंगू अपनी प्रेसिडेंसी की पोस्ट से रिजाइन कर देते हैं और पॉल कैगेम को रवांडा का प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। और यहाँ से असली काम शुरू होता है। पॉल कैगेम के प्रेसिडेंट बनने के बाद सबसे पहला फोकस सिक्योरिटी और कानून पर दिया गया। जहाँ लोग जेनोसाइड के बाद रात को बाहर निकलने से डरते थे, आज के दिन रवांडा के लोग रात भर बाहर रहे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। रवांडा आज के दिन अफ्रीका की सबसे सेफेस्ट कंट्रीज में आता है। करप्शन के खिलाफ एब्सोल्यूट जीरो टॉलरेंस सिस्टम को लगाया गया। मतलब चाहे वो कोई भी हो, अगर वो करप्ट है तो उसे या तो रिजाइन करवा दिया जाता है या उसे जेल कर दी जाती है। रवांडा की इकोनॉमी आउटस्टैंडिंग तरीके से ग्रो करती है। मतलब साल 2000 से लेकर आज तक रवांडा की इकोनॉमी का एवरेज ग्रोथ रेट है 7% to 8%, जो कि काफी ज्यादा होता है। रवांडा में एजुकेशन को फ्री बनाया गया और हेल्थ केयर को इजीली एक्सेसिबल बनाया गया। और अब अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें भी बहुत अच्छा काम किया गया है। स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा सिटीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी रिमार्केबल है, स्पेशली किगाली जो अफ्रीका का सबसे क्लीनेस्ट कैपिटल बन चुकी है। रुवांडा में प्लास्टिक बैग्स पर कंप्लीट बैन लगाया गया है और महीने के हर लास्ट सैटरडे पर हर एक सिटीजन के लिए ये मैंडेटरी बनाया गया है कि वो सारे काम छोड़कर बाहर आके सफाई करेंगे।
और हर सिटीजन से मेरा मतलब है हर एक सिटीजन, इवन द प्रेसिडेंट बाहर आके सफाई करता है और ये एक्चुअल सफाई होती है, सिर्फ कोई फोटोज लेने के लिए बाहर नहीं आते लोग। इसके अलावा वुमेन एम्पावरमेंट रवांडा का दी बेस्ट इन दी वर्ल्ड है। रवांडा की पार्लियामेंट में मेजॉरिटी लोग औरतें हैं, लेकिन रवांडा आज के दिन एक गरीब मुल्क है। रवांडा की जीडीपी पर कैपिटा बहुत कम है, लेकिन दूसरे गरीब मुल्कों से फिर भी अच्छा है। रवांडा में आज के दिन 30% लोग पॉवर्टी में जीते हैं, लेकिन जितना रवांडा ने खुद को इम्प्रूव किया है वो सिंपली रिमार्केबल है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू।